दारोगा और सिपाहियों ने 2-4 दिन तो बर्दाश्त किया, फिर खींचने चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि एक दिन धक्के मारकर थाने से बाहर करवा दिया। असगरी रोती सिसकती लौट आई। उसने घर आकर धरती पर सिर पटका। पुतली नहीं आएगी। उसने सुल्तान को हर सांस के साथ गालियां दी। वो मरेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, उसकी लाश सड़ेगी। पुतली को दूसरे दिन भी अनिच्छापूर्वक भोजन करना पड़ा। हजारी थाली लाता था, साथ में सुल्तान का संदेशा। ठाकुर ने कहा है कि पुतली नहीं खाएगी तो वो भी नहीं खाएगा। पुतली उलझती ही चली गई। सुल्तान है विचित्र। पिछले 3 सालों से उसकी निर्ममता और निर्दयता के ऐसे ऐसे किस्से सुनती आई थी कि दिल दहल जाता था। और अब वो देख रही थी कि बिल्कुल बच्चों जैसा स्वभाव है उसका। जब जब पुतली सुल्तान के बारे में सोचती, उसे लगता कि कोने में एक भरी हुई बंदूक टिकी हुई है और कोई बच्चा उससे खेल रहा है। उस दिन पुतली बाहर की एक चट्टान पर बैठी सुल्तान और उसके साथियों का काम देख रही थी। रोज का नियमित काम। वो ऊबने लगती थी। रोज सिर्फ बंदूक, रोज सिर्फ गोलियां। दोपहर का खाना खाकर वो थोड़ी देर सोई थी कि एकाएक ही बंदूक की आवाज हुई और वो घबराती हुई बाहर चली आई। देखा कि सामने के टीले पर बैठा सुल्तान सिंह गर्दन झुकाए हुए अंगुलियों से मिट्टी में कुछ बना बिगाड़ रहा है। हजारी और कुछ डाकू अपनी राइफलें संभाले दूर एक टीले पर रखी खाकी टोपी पर कर्मवार निशाना लगा रहे थे। धाएं। एक गोली फिर छूटी। टोपी उड़ गई थी। कहाँ? पुतली की नजरें कुछ भी न देख सकीं। हजारी ने निशानेबाज डाकू की पीठ थपथपाई। शाबाश! इसी तरह निशाना साधकर पुलिस के कुत्तों को उड़ा देना। सिहर गई पुतली। जैसे तैसे जी थामकर खड़ी रही वो, बिल्कुल एक तस्वीर की तरह। सुल्तान किसी आवाज से विचलित नहीं होता था। वो पूर्ववत धरती पर अंगुलियां फिरा रहा था। पुतली कुछ देर खड़ी रहकर भीतर चली आई। शाम को सुल्तान का संदेशा आया। पुतली बाई बाहर आ जाएं। क्यों? पास वाले गांव से मिसर जी आए हैं, रामायण बाचेंगे। पुतली बाहर आ गई। चाहती तो इनकार कर देती। सुल्तान के हुक्म की गुलाम तो है नहीं, पर रामायण सुनने से इनकार कर देना उसके धर्म भीरू मन के लिए असंभव है। टीले के चौड़े हिस्से पर श्रोता डाकू अपने अपने हथियारों से लैस बैठे हुए थे। उन सभी की दृष्टि मिसर जी की ओर लगी थी, जो तिकटी पर रामायण रखे गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। पुतली आई। डाकुओं ने एक ओर हटकर उसके लिए जगह बना दी। उसने उड़ती सी दृष्टि से देखा। सुल्तान उसकी ओर से न जाने क्यों बहुत उदासीन है। वो लगातार मिसर जी की ओर देख रहा था। बीच में नजर हटती तो दोनों हाथ में थमी राइफल की ओर देख लेता। मिसर जी ने खांसा। पास में रखी लालटेन की बत्ती कुछ बढ़ाई और आंखें रामायण पर टिका दी। तो भैया, महाराज पहले शिव पार्वती विवाह हो जाए, एक डाकू ने फरमाइश की। तुम्हारी मर्जी। मिसर जी ने रामायण से आंखें हटा ली, कुछ गुनगुनाए, फिर बोलने लगे। तो प्रसंग तब का है जब पार्वती माता की घोर तपस्या और जोग से प्रसन्न होके नाई शिवजी महाराज प्रकट हो गए। वे भांत भांत से पार्वती को समझाने लगे। तो शिवजी महाराज कैसे समझाते हैं सो सुनो। अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। 12 बरस की पार्वती और 60 बरस का मैं जोगी। मेरा तेरा जोग नहीं, संजोग नहीं, और ब्याह करने का समय नहीं। गई जवानी आया बुढ़ापा, डगर डगर मेरी नार, गर्दन हले, घुटने से घुटना लगन लगा है, थर थर काया डोल रही। अगड़ बम 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 लहरी। जय हो, धन है महाराज, श्रोता भाव विभोर होकर कहते हैं। पुतली ने मनी मन शिव पार्वती का स्मरण किया। फिर मिसर जी और ध्यान लगाए बैठे श्रोताओं की ओर देखा। सुल्तान की आंखें बंद हैं, जैसे आत्म विभोर हो गया हो। मिसर जी कहते हैं, तो सज्जनों, शिवजी महाराज पार्वती से कहते हैं कि तू 12 साल की है और मैं बुढ़ा हो गया हूं 60 साल का। तेरा मेरा न जोग फिट बैठता है न संजोग, फिर कैसे ब्याह होगा? ब्याह तो बराबरी वालों में होता है ना। और इधर मेरा घूंटे से घूंटा मिल जाता है और गर्दन तथा खोपड़ी डगर डगर करके हिलती है। सारी काया का हाल ये हो गया है कि बोले महादेव। सुन गौरा, तू बड़ी बावरी पार्वती जो जोगी के ख्याल पड़ी, सव्वा मन का है सोटा,
और 5 हाथ लंबी साफी। अफीम पोस्त के भोजन करूं मैं, भांग धतूरा पिया करूं, और दिन भर भंग रगड़ूं। अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम बम। जय हो शिवजी महाराज की, सुल्तान ने कहा और 100 का एक नोट मिसर जी पर उछाल दिया। एक क्षण के लिए मिसर जी अगली पंक्ति भूल गए। अगड़ बम बम। तो सज्जनों, और देर तक भक्ति रस से ओतप्रोत गीत चलता रहा। फिर रामायण हुई। काफी रात गए। जब मिसर जी दान दक्षिणा लेकर चले गए तो पुतली भीतर आई, पर देर तक जागती रही वो। नींद भी बुरे वक्त में इस तरह बगावत कर देती है कि ढूंढे नहीं मिलती। पुतली जागती रही। वो तरह तरह से सुल्तान सिंह के बारे में सोचती रही, और जब रात का अंधेरा रोशनी भरी भोर से डरकर बीहड़ों में दुबकने लगा, तब भी वो जाग रही थी। वो बाहर आई, देखा कि एक और सुल्तान बैठा बीड़ी पी रहा है। पुतली का मन हुआ पूछे, अब तक जाग रहे हो ठाकुर? पर यह पहल उसके मन में संकोच आ गिरा, चुप रही। सुल्तान ने उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो, तुम सोई नहीं अब तक? फिर उसने जल्दी जल्दी बीड़ी के कुछ कश खींचे और धरती पर रगड़कर उसे बुझा दिया। पहरे पर जाग रहे दोनों डाकुओं ने दोनों ही ओर संकोच के कई पर्दे डाले। सकुचाकर पुतली भीतर चली गई। भला वे पहरे वाले क्या सोचेंगे? और सुल्तान सिंह, उसकी आंखें कितनी सुर्ख हैं, शायद वो भी सारी रात सो नहीं सका है। निर्दयी सुल्तान सिंह, बच्चों जैसा जिद्दी। लगता है जैसे गांव, घर, गली और असगरी सभी को दबाती हुई एक नई तस्वीर मन में उभरती जा रही है। सुल्तान सिंह, सांवले रंग का जवान, छाती पर बड़े बड़े बाल, बात का धनी है पर है ढीठ। 2 दिन बीत गए हैं, न नज़र फिराकर पुतली की ओर देखा है, न उससे बोला ही है। पुतली को याद आता है जब स्टेज पर उतरती थी तो लोग किस तरह आहें फेंकते थे। यूं भी जब गली गांव में निकलती तो बूढ़े जवान दिलों को रौंदती चली जाती थी। हर आंख से लगता था जैसे भीख मांगी जा रही हो, मगर ये सुल्तान कितनी उपेक्षा दे रहा है उसे, घमंडी कहीं का। पुतली की तबीयत होती है दौड़कर जाए और सुल्तान की छाती नोच नोच कर कहे, तू मुझे देख, देख कि मैं कैसी लगती हूँ। सारे गांव के लोग कहते हैं कि कलयुग में असगरी की बेटी का रूप धरकर मेनका अप्सरा उतर आई है धरती पर। वो देर तक और दूर तक सोचती रही, और फिर उसने निर्णय कर लिया कि सुल्तान सिंह से साफ साफ बात करेगी। अब और उपेक्षा नहीं सही जाती है पुतली से। दिन निकला, पुतली सुल्तान के सामने जा खड़ी हुई। गिरोह के लोगों ने विस्मय से देखा। वो पहली बार ये विचित्र सा व्यवहार कर रही थी। पुतली भारी स्वर में बोली, ठाकुर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब सारे गांव गैल के लोग मुझे ताने देंगे। मैं जानती हूं कि तुमने मेरे तन बदन को नहीं छुआ, मगर उससे क्या होता है? पराये मुंहों पर लगाम देना मुश्किल बात है। गिरोह के लोग खड़े हो गए। एक ओर वे आश्चर्यपूर्वक पुतली का दुस्साहस देख रहे थे, दूसरी ओर सुल्तान का चेहरा। सुल्तान को सुनने की आदत नहीं है। पुतली अपनी मौत बुला रही है। पुतली आवेश में थी, कहे गई, तुम्हारी कीर्ति के गीत खूब सुने थे कि गौ ब्राह्मण और औरत जात के रखवाले हो तुम। सूरजवंशी छत्री, पर खूब धर्म निभाया है तुमने। उसकी आवाज़ हिलक गई। तुमने मुझे सारी जिंदगी के लिए रुलाई दे दी है। जात से छोटी बड़ी हो जाने पर भी औरत के धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतली के हर शब्द के साथ गोली लगने जैसी पीड़ा अनुभव करता रहा सुल्तान। गिरोह के सदस्य जड़ हो गए थे, जैसे चंबल की छाती पर भुतहे टीले खड़े हों। पुतली रो पड़ी, बस तुम तो मुझे मेरे गांव छुड़वा दो, ताकि सारी जिंदगी पिछले जन्म के किसी भाव का बोझ ढोती रहूं। सुल्तान ने कमजोर मन से जीवन की सारी शक्ति लगाकर क्षमा याचना की। मुझसे भूल हो गई, भारी गलती हुई, तू मुझे माफ कर दे। औरत जात की इज्जत मैं भी जानता हूँ। तू जो दंड दे वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। भावावेश में उसने अपनी राइफल पुतली की ओर बढ़ा दी। ले, तू चाहे तो मार दे मुझे, भगवती की सौगंध, मुझसे भूल हुई है, मैं तेरा अपराधी हूँ। गिरोह ने हैरानी से देखा, क्या हो गया है इसे? जिस बंदूक का साथ इसने ब्याहता औरत की तरह कभी नहीं छोड़ा है, उसे एक नाचने वाली के हाथों में देकर वो अपनी मौत मांग रहा है। पुतली भी कम परेशान नहीं थी। अब क्या कहे, वो फुर्ती से भीतर लौट गई। सुल्तान ने पुतली को छुड़वा दिया। जब से खबर फैली थी तब से रुक्मिन न तो पास पड़ोस के घरों में उठने बैठने गई और न ज्यादा घर से बाहर निकली। उसके जिन कानों ने
बेटे के कीरत गीत सुने थे, वही बदनामी सुन रहे थे। सुल्तान को बागी हो जाना रुक्मिन के लिए उतनी बड़ी घटना नहीं थी जितनी बदनाम हो जाना। रुक्मिन का एकांत आंतरिक उथल पुथल में डूब गया। उसे किशुन सिंह का ख्याल आता, उसका पति। दूर दूर गांव में उसकी ठकुरास का डंका बजता था। कभी चौपाल या पंचायत में बात चलती है तो 4 लोग आज भी याद करते हैं। कहते हैं कि आदमी हो तो किशुन ठाकुर जैसा। बात का सच्चा था, बिल्कुल रानी विक्टोरिया के जमाने वाला चांदी का कलदार। दूर चबूतरे पर कोई बहू बेटी बैठी हो तो मोड़ से ही खांसता खंगारता आता था। पराई औरत से इस तरह बोलता था जैसे शीतला माता के मंदिर में माथा टेकने आया हो। भाई, हमने तो सारी जिंदगी में वैसा मर्द ठाकुर देखा नहीं। रुक्मिन किशुन सिंह के जीते जी और मरने के बाद भी आज तक यही सब सुनती रही है। जब जब उसने ये बातें सुनी हैं, उसमें जिंदा रहने की इच्छा शक्ति बढ़ी है। वो अनुभव करती है किशुन सिंह की अमरता। मरते हुए हैं जो अपने पीछे कीर्ति नहीं छोड़ जाते। किशुन सिंह कैसे मरता, उसके गैर ठौर कीर्ति गीत गाए जाते हैं। रुक्मिन याद करती है और हर क्षण व्याकुल हो जाती है। वह किशुन सिंह और सुल्तान के चेहरे अपनी स्मृतियों में उभरते फैलते पाती है। अनचाहे ही वे तुलने लगते हैं। एक उसका पति था जिसकी कीर्ति के गर्व पर वो आज तक जिंदा है, और एक है उसका बेटा सुल्तान। छोटी जात किसी नाचने वाली को उड़वा लिया है उसने। गांव के हर घर में चर्चा है। रुक्मिन का उठा रहने वाला माथा झुक गया है, जिसे सुल्तान ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। रुक्मिन के गर्भ ने छोटी जात पैदा की है। कितना अच्छा होता कि सुल्तान पुलिस की गोली खाकर भर गया होता। रुक्मिन मनौती करती है, हे शीतला माई, बांझ औरतें तेरे मंदिर पर दिया रखकर कोख फलने फूलने का आशीष मांगती हैं, और मैं तेरे मंदिर पर दिया रखकर ऐसे बदनाम बेटी की मौत मांगती हूँ। 1000 आदमियों को अपने हाथ से कत्ल कर डालता सुल्तान सिंह, पर पराई बहू बेटी पर हाथ डाला उसने। पुराणों में लिखा है, क्षत्रिय जाति का आदमी 1000 हत्याएं करे तो भी वो पातक नहीं लगता जो औरत की आबरू पर हाथ डालने से लगता है। रुक्मिन दांत भींच लेती है, कितनी अवश है वो। सुल्तान सामने होता तो बोलने का भी मौका न देती, गोली मार देती। जैसे जैसे सोचती है वो, उसकी भी कोख में दर्द होता है। सुल्तान ने घाव कर दिया है वहाँ। कोई और दिन होता तो उन सब लोगों को जो व्यंग कर रहे हैं रुक्मिन गालियाँ सुनाती, उनकी 100 पीढ़ियाँ कोसती। बहुत सिर चढ़ाते तो गोली मार देती, पर अब कुछ नहीं कर सकती। सुल्तान ने काम ही ऐसा किया है कि सदा उठा रहने वाला सिर झुक गया है, और झुके रहने वाले सिर हिमालय तक ऊंचे उठ गए हैं। एक बार काम से घर के बाहर चली गई थी वो, तो ढेर सारी बातें सुनाई थी। न रोटी मन से गले उतरी, न चैन से नींद आई उस रात। उसने सोचा और बुदबुदा उठी, सुल्तान तूने कुल की लाज लजाई, तूने माटी का धर्म छोड़ा, तू नहीं बचेगा। चंबल सब कुछ माफ करती है, औरत जात पर बिगड़ी आंख माफ नहीं करती। व्यंग चर्चा ने करवटें ली थीं। रुक्मिन तक बातें पहुंची थीं। लोग कहते हैं कि सुल्तान किशुन सिंह का खून नहीं है। रुक्मिन लहू का घूंट पीकर रह गई। एक बार बस, एक बार सुल्तान उसके सामने आ जाए, उस दिन रुक्मिन सारे कलंक धो डालेगी। रुक्मिन को याद है, सुल्तान छोटा था तो वो उसके लिए सैकड़ों सपने बुना करती थी। वो बड़ा होगा बिल्कुल किशुन सिंह जैसा, हट्टा कट्ठा, चौड़ी छाती वाला। रुक्मिन उसके लिए ऐसे कुल की बहू लाएगी जिसकी चाल में अदब और बोलने में धरती जैसी गंभीरता होगी। फूल सा मुलायम शरीर होगा। चलेगी तो लगेगा जैसे नई फसल लहलहाई हो खेतों में। बोलेगी इस तरह जैसे हार खेत में भर सावन कोयल बोली हो। रुक्मिन एक गहरी टीस पीकर ऐसा हर ख्याल दफन कर लेती है। कांच की चूड़ी जैसी आबरू उतर गई उसकी। कमिन काकी हैं? रुक्मिन ने दरवाजा खोला। क्यों? दूर गांव से तुम्हारे मेहमान आए हैं। कौन? रुक्मिन ने संदेशवाहक ग्रामीण के साथ खड़ी बूढ़ी महिला को पहचानने की कोशिश की। दिमाग में कर्मशा जाने पहचाने चेहरे उतरे। ये चेहरा तो कहीं है नहीं। सतझरी से आई हूँ, असगरी मेरा नाम है, पुतली की माँ। परिचय जानकर रुक्मिन की इच्छा हुई थी दुत्कार कर बाहर निकाल दे, पर उसने ऐसा न कर पूछा, किस काम से आई हो? भीतर आओ। असगरी भीतर आई। रुक्मिन ने उसे बैठने के लिए चटाई दी। ठकुराइन तुम सब जानती हो। असगरी बैठ गई।
कहावत है कि भरी जवानी औरत की जात, कंधे से पल्लू गिरा दे तो सारे जमाने की उंगलियां उठ जाती हैं। किसी धन धर्म वाले की छतर छाया सिर पर हो तो लोग कुछ कहने से पहले 10 बार सोच समझ लेते हैं, नहीं तो ठकुराइन बात कहते कहते दुनिया को 2 घड़ी भी नहीं लगती। रुक्मिन ने कोई जवाब नहीं दिया। असगरी ने अपनी बात जारी रखी। ठकुराइन, तुम चाहो तो पुतली को मुझे वापस दिला सकती हो। पुलिस का बूता नहीं है कि सुल्तान ठाकुर से मेरी बिटिया वापस दिला दे। तुम्हारे हुक्म पर सुल्तान सिंह सब कुछ कर सकता है। रुक्मिन अब भी चुप थी। बड़ी आस लगाकर आई हूं ठकुराइन, असगरी बोली। तुम्हारे बेटे ने उसकी आबरू उतार दी, शायद ये सोचकर कि नाचने गाने का पेशा करने वालियों की कोई इज्जत आबरू ही नहीं होती। छोटे मुंह बड़ी बात न समझो तो एक प्रार्थना करूं? कहो। पुतली वापस आ जाए तो तुम उसे अपनी बहू बांदी बना लो। 10 जगह हमारी भी जात बिरादरी वाले नाते रिश्तेदार हैं। अपने अपने समाज में हर किसी की इज्जत होती है। फेरे न पड़े तो ना सही, पुतली को तुम सुल्तान के नाम पर अपने घर में ही डाल लो। हमारे लिए ये बड़ी बात होगी। 4 जगह मुंह बताने लायक रहेंगे। अभी तो बात न इधर की है न उधर की। रुक्मिन का मन हुआ दुत्कार दे। तोमरों के असल खून में असगरी की औलाद मिलावट करेगी। जगह जगह नाचने और कूल्हे मटकाने वाली औरत सुल्तान के कुल की आबरू बनेगी। बेवकूफ़ असगरी, अपनी औकात में रह। तेरी और तेरे समाज की इज्जत हम खूब समझते हैं। सुल्तान तेरी बिटिया को वापस कर दे, समझना यही बहुत हो गया। शायद रुक्मिन कह भी देती, पर हर बार उसे ये भी लगता था कि असगरी बाई जो कुछ कह रही है उसके पीछे कहीं रुक्मिन अपराधी है। रुक्मिन का खून सुल्तान सिंह अपराधी है। ठकुराइन, नाचने गाने का पेशा भले ही करते हों हम लोग, पर इज्जत रंडियों की भी होती है। हम तो बड़े लोगों को अपना काम दिखाकर अपना पेट भर पालते हैं, पर सुल्तान ठाकुर ऊंचे कुल और ऊंची जाति वाले हैं। उन्हें शोभा नहीं देता था कि अपने गर्व में किसी औरत की आबरू माटी कर दें। और अब जब ये सब हो ही चुका है तो उनका भी फर्ज है कि उस औरत को निभाएं। असगरी की ओर रुक्मिन की नज़र तेज हुई। असगरी ने कहा, पुतली का दोनों तरफ से मरना है। तुम घर आंचल की छाया न दे दो तो मौत। सुल्तान ठाकुर ठहरे बागी। उनकी सांसें राइफल में चल रही हैं। पुतली सारी जवानी जलेगी और एक दिन मर जाएगी, पर यह मौत आबरू की मौत होगी बाई। कम से कम कलंक और पाप का बोझ ढोती हुई तो न मरेगी। रुक्मिन का क्रोध संयम की सीमा लांघ गया, फिर भी उसने स्वयं को बहुत संयत रखने की चेष्टा करते हुए कहा, मैं सुल्तान के किए धरे पर बहुत दुखी हूँ बाई। बस चला तो तुम्हारी मदद करूंगी। सुल्तान तक खबर पहुंचा दूंगी कि पुतली को छोड़ दे। असगरी ने तरह तरह से धन्यवाद दिए, फिर कहा, ठकुराइन, तुम खुद औरत जात हो, दूसरे का दर्द समझती हो। पुतली को स्वीकार करके तुमने अपना बड़प्पन बताया है। रुक्मिन की सहानुभूति और संयम से असगरी को कुछ गलतफहमी हो रही है। ये समझते रुक्मिन को देर नहीं लगी। उसने बात तुरंत साफ कर दी, भाई, आदमी बदन से बड़ा कपड़ा पहन ले तो बदन नहीं बढ़ता, उल्टे वो बेडौल दिखने लगता है। पुतली का खून हमारे खून में मिलाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास जिंदा पहुंच जाएगी, यही काफ़ी है। असगरी बाई को लगा जैसे बदन पर तेजाब के कुछ छींटे आ गिरे हैं और जगह जगह से चमड़ी फोड़कर मांस निकल आया है। रुक्मिन ने संयत स्वर में कहा, सुल्तान, तुम्हें जितना खल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे खल रहा है। उसने हमारे कुल की मर्यादा तोड़ी है। ऐसा बुरा किया है उसने जैसा उसकी 7 पीढ़ियों में कभी नहीं हुआ। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसमें राजपूती खून ही नहीं रहा। खेत चलते बाढ़ थोड़े ही खाई जाती है। सुल्तान की जरा सी गलती पर इतना मौका मत साधो कि हमारी अगली पीढ़ियों में शुद्ध लहू ही नहीं रहे। तुम्हारी पुतली तुम्हारे घर पहुंच जाएगी बस। बड़ी ऊंची ठकुरास है तुम्हारी। असगरी बौखलाकर उठ पड़ी। अपनी इज्जत पर पैबंद लगाते लाज आती है और दूसरे का आंचल खींचते दया नहीं आती। मैं जाती हूँ ठकुराइन, पर तुम भी औरत हो। दूसरे की आबरू से खेलोगी तो तुम्हारे सामने भी तुम्हारा क्या आएगा। वो पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रुक्मिन को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। सिर्फ यही देख सकी कि देहरी पार करते समय असगरी ने आंखों पर साड़ी का आंचल फिराया था। रुक्मिन के बुरे सपनों से सुल्तान सिंह बेखबर नहीं है। वो कुल की मर्यादा भी जानता है और राजपूती खून की असलियत भी। पर कई बार आदमी ऐसी उलझन में फंस जाता है कि लाख सुलझाना चाहे सुलझ नहीं पाता। सुल्तान ने बहुत सोचा, कभी रुक्मिन के सपनों के बारे में, कभी पुतली के बारे में और कभी अपनी बागी जिंदगी के बारे में, पर हर बार उलझता ही गया, पहले से कई गुना ज़्यादा।
ऐसा नहीं है कि सुलझाव है ही नहीं, है, पर इस सुलझाव के रास्ते पर सैकड़ों उलझने हैं। मुमकिन है कि सुलझते सुलझते सुल्तान और अधिक उलझ जाए। उसने बहुत सोचा, इतना जितना न कभी पुलिस के बारे में सोचा था न गिरोह के बारे में, पर हर बार हुआ यही कि वो जहाँ से सोचना शुरू करता वहीं वापस लौट आता। आज भी भोर से दोपहर तक वो विचारों की भूल भुलैया में ही फंसा रहा और अंत में अपनी उसी पुरानी जगह पर आ पहुंचा। सिर्फ एक तरीका है, एक सुझाव, उसे पुतली से विवाह करना होगा।